हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। और आप जो अकाउंट की थ्योरी को अनदेखा कर देते हो, मेरी कोशिश है कि मैं इस अनदेखी सीरीज के अंदर आपकी प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट करा दूं। और देखिए, 10-10 मिनट की वीडियो है, मैं ये चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखिए। और 10 मिनट की है, फास्ट फॉरवर्ड मत करके करके मत देखिएगा, नॉर्मल स्पीड में देखिएगा। तो चलिए, अब हम करते हैं गुडविल की थ्योरी। गुडविल गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। इसके ऊपर आपके पास ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, ये देखिए, यहां मैं खाली जगह छोड़ देता हूं और यहां मैं खाली जगह छोड़ देता हूं। गुडविल एन इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। फिर आपको पता है गुडविल दो तरीके से होती है बेटा, एक परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। जो हम गुडविल की वैल्यू पार्टनरशिप में कैलकुलेट करते हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। और दूसरी होती है परचेज गुडविल। आपने कंपनी अकाउंट में भी पढ़ा कि जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी नेट एसेट 8 लाख रुपए की है और आपने इसे 13 लाख रुपए में परचेज किया, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने पे करे फॉर व्हाट? दैट इज गुडविल। दैट गुडविल इज कॉल्ड परचेज गुडविल, जिसको जिसके लिए आपने पे किया। तो जिसके लिए आप पे करोगे वो तो आप बुक्स में दिखाओगे। तो देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए, जो पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट का गुडविल गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए यूज होती है, अदरवाइज कहीं यूज नहीं होती। बट परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो करते हैं, जिसके लिए मैंने पैसा दिया होता है, जो कि हमने अदर देन कैश में पढ़ा। वहां पर हमने किसी का बिजनेस खरीदा, एसेट खरीदी, बिजनेस खरीदा। बिजनेस जब खरीदा तो हमारे पास क्या आता है? गुडविल आ जाती है वहां पर। तो परचेज गुडविल को हमें शो करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। बट, अंडरलाइन द वर्ड बट। बट यहां पर जैसे गुडविल मेरी बुक्स में आ जाती है, तो AS-26 का तांडव होना शुरू हो जाता है। AS-26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, द सेट ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय द ICAI। वहां AS-26 का तांडव होना शुरू होता है। वो कहता है भाई ठीक है, तुम दिखाओ इसे, परचेज गुडविल को दिखाना है दिखाओ, पर भाई एज सुन एज पॉसिबल इसे राइट ऑफ कर दो। एज सुन एज पॉसिबल इसे राइट ऑफ कर दो। जैसे ही बुक्स में परचेज गुडविल आ गई, AS-26 का तांडव होना शुरू हो गया। AX का तांडव होना शुरू हो गया। और उस तांडव को हमने कहा कि भाई, हम AS-26 में ये कहा गया कि गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अब आ जाओ, चेंज इन PSR में क्या करेंगे? चेंज इन PSR में क्या करेंगे और एडमिशन में क्या करेंगे? बेटा, चेंज इन PSR में ये पुरानी गुडविल है, तो पुरानी मतलब गुडविल ऑफ द फर्म अपीयर, दैट इज ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। इन द केस ऑफ चेंज इन PSR, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। और एडमिशन में करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। तो देखिए, इस तरह गुडविल का आपका ये वाला भी चैप्टर, गुडविल भी आपका थ्योरी में खत्म हो गया। अब तीसरा चैप्टर आ जाओ आपका, चेंज इन PSR। चेंज इन PSR, दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होती है, एनी चेंज इन द existing agreement between the existing partner is called reconstitution of partnership. Or reconstitution of partnership take place when the change in PSR between the existing partner, when partner admit, when partner die, when partner retire, when two or more firm amalgamate। तो आपका वहां पर चेंज, जिसमें क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बंद नहीं होती, इसलिए इसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन आती है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है वो हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। तो देखिए, गुडविल का, चेंज इन PSR का जो मेन बात थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब मैं आपको एकदम रिवर्स गियर में लेके चलता हूं। पीछे थर्ड चैप्टर में कई बच्चों का मुझे फोन आया कि सर, रेशो के हमसे MCQ नहीं हो रहे हैं, रेशो के हमें क्वेश्चंस कराइए जो कि एक्सपेक्टेड है पेपर में। तो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वो हो सकता है बेटा आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं जो थर्ड बुक से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1 और रेशो से रिलेटेड। तो देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड बुक से मैंने पिक किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने थर्ड बुक से पिक किए हैं। तो देखिए, ये है रेशो और ये एपिसोड नंबर 9 है। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? तो ध्यान से पढ़ते हैं। ओनली पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू कीप द मैनेजर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन। क्या सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन क्या मैनेजर के लिए ही होती है, क्या और किसी के लिए नहीं होती? तो बताइए। अब मैंने इसको इंटरप्रिटेशन बता दी, तो बताइए ऑन द बिहाफ ये आपका क्या होगा? सर, ये तो फॉल्स होगी,
क्योंकि खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजर के लिए नहीं होती, ये आउटसाइडर के लिए होती है, मनी लेंडर के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए होती है, टैक्स अथॉरिटी के लिए होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? फॉल्स होना चाहिए। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो आंसर है बेटा फॉल्स, आंसर है फॉल्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप रीड करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टर्म एड फाइनेंशियल एनालिसिस। जो हमारी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको अगर आप नाम से भी देखेंगे तो देखिए एनालिसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टर्म एड फाइनेंशियल एनालिसिस। हाँ सर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जरा एक बार देख लेते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ सर, ट्रू है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको तंग करते हैं, पर अगर आपने एक बार अगर कर रखे होंगे, और ये मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं परसों जो 13 तारीख को आपका पेपर होना है उसमें। तो अब आप ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अ रेशियो रिफ्लेक्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रिजल्ट। आपको पता है जो रेशियो एनालिसिस है उसकी लिमिटेशंस थी आपकी, आपने लिमिटेशन याद करिए। लिमिटेशन के अंदर आपको सिर्फ कौन सी मिलती है? लिमिटेशन के अंदर आपको जो रेशियो के अंदर जो आपको लिमिटेशन मिलती है वो क्वालिटेटिव मिलती है बेटा। वो कौन सी मिलती है? क्वालिटेटिव मिलती है, ये वाली क्वांटिटेटिव नहीं होती। तो अब ये बताइए, अगर मैंने इसको ये प्रूव कर दिया तो बताइए ये स्टेटमेंट मेरी क्या होगी? सर ये तो अब हो गई फॉल्स। आपने शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपने शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आप ये देखिए, आपका ये आंसर हो गया फॉल्स, ये आंसर हो गया आपका फॉल्स। देखिए बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको 5-5 मिनट में 7-7 मिनट में वो क्वेश्चन करा दूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो पेपर के अंदर। आगे चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द रेशियो आर प्राइमरी मेजर रिस्क। रिस्क कौन सी रेशियो करती है बेटा? देखो, एक तो लिक्विडिटी रेशियो हो गई आपकी, एक तो लिक्विडिटी हो गई। हाँ सर, एक रिस्क कौन सी होती है? डेट इक्विटी होती है, और रिस्क की होती है प्रॉफिटेबिलिटी। 3 रेशियो आपकी प्राइमरीली रिस्क रेशियो होती है। तो लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी ये नहीं हो सकती। लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड ये नहीं हो सकती। लिक्विडिटी, इक्विटी एंड इन्वेंट्री ये भी नहीं हो सकती। लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेट ये भी नहीं हो सकती। सर ये हो सकती है लिक्विडिटी, डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आप इसको जरा ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताऊंगा मैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर के अंदर। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा बेटा। आगे देखिए, आंसर इज डी, आंसर इज डी। देखिए आ गया, अगले सवाल पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा, द फिलिंग द ब्लैंक्स रेशियो और प्राइमरी मेजर्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न के लिए कौन सी रेशियो होती है? आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही आपकी जो होती है वो रिटर्न की रेशियो होती है। तो आप ये देखिए, आपका आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी, आपका आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। सभी बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। सर देखिए, आंसर डी इज प्रॉफिटेबिलिटी, आंसर डी इज प्रॉफिटेबिलिटी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है रेशियो और मेजर स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो की डेफिनेशन बताई थी कि स्पीड का मतलब, अब आप वो वाली स्पीड मत करिए जो मोटरसाइकिल की होती है ब्रर्र, वो वाली स्पीड नहीं है। सर यहां पर स्पीड का मतलब क्या है? यहां पर स्पीड का मतलब क्या है? इंटरनेट की स्पीड? नहीं बेटा, ना यहाँ मोटरसाइकिल की स्पीड है, ना यहाँ इंटरनेट की स्पीड है। यहां पर आपकी जो स्पीड निकाली जा रही है वो आपके जो फॉर्म बिजनेस के अंदर जो आपके रिसोर्सेज यूज होते हैं उसकी स्पीड निकाली जाती है। डेट इज कॉल्ड द एक्टिविटी रेशियो। जहां आपने एक्टिविटी में देखा, एक्टिविटी में आपने रेशियो निकाला, इन्वेंट्री टर्नओवर निकाली आपने, डेटर्स टर्नओवर निकाली, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाली और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकाली। वहां से आपको क्या पता लगता है कि जैसे इन्वेंट्री से क्या पता लगा? आपका कैश था, कैश से वो स्टॉक रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, रॉ मटेरियल से फिर वो सेल में प्रोडक्शन में कंप्लीट हुआ, फिर सेल में कंप्लीट हुआ, फिर पैसा। तो आपका पैसा कितनी बार घूमा, दैट इज द स्पीड। कितनी देर बार घूमा घूमा घूमा, दैट इज स्पीड। तो वो कौन सी रेशियो हो गई आपकी? आपकी टर्नओवर रेशियो हो गई। तो दिस रेशियो द स्पीड विच द वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द रेवेन्यू ऑपरेशन और कैश, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, चेक करते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे करते हैं, द फिलिंग द ब्लैंक्स, द filling the blanks is measure liquidity which excluding generally the least liquid asset। आपको पता है, आपने लिक्विड एसेट्स का फार्मूला पढ़ा है। लिक्विड एसेट्स के अंदर का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आप ये देखिए, आपका फार्मूला होगा द कौन सी
इसमें से आपकी ऑप्शन फिट बैठ रही है, आपने ये देखनी है। करंट रेशो ऑफ द लिक्विडिटी, यस, एक्सक्लूडिंग ट्रेड रेशो, नो, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। लिक्विड रेशो ट्रेड रिसीवेबल, ये भी नहीं हो सकती। लिक्विड रेशो इन्वेंट्री, ये दोनों ऑप्शन कैसे एक साथ हो गए बेटा? हो सकता है कि मुझे मिस प्रिंटिंग हो, तो इसमें ये दोनों आंसर हो जाएंगे। मैंने यहाँ टाइपिंग में एरर कर दिया, लिक्विड रेशो इन्वेंट्री, लिक्विड रेशो इन्वेंट्री, तो ये दो आंसर होंगे। अब देखते हैं मेरे पास ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन में आंसर आ रहा है डी, यानी कि दोनों के आंसर। ये भी मैं ऐसे डी ही कर देता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने टाइपिंग में कहीं एरर कर दी है ये। तो ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड रेशो एंड इन्वेंट्री। लिक्विड रेशो एंड इन्वेंट्री, इसे मैं यहाँ से हटा ही देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, मैं हटा ही देता हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द फिलिंग द ब्लैंक्स यूजफुल इवैल्यूएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। देखिए बेटा, ऐसा होता है, आपने ये रेशो तो नहीं निकाली। डाटा टर्नओवर रेशो होती है कि आपका डाटा एक साल में कितनी बार घूमा। अब कंपनी ने सेल्स डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं कि भाई आपने डाटा से पैसा इकट्ठा करना है, आप कितने दिन में पैसा इकट्ठा करके लेकर आते हैं। डेट इज कॉल्ड द एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये एनसीईआरटी में है बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर तो है, और एनसीईआरटी हमारे लिए कुरान, बाइबल, रामायण की तरह काम करेगी, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस होता है। तो कल को हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं है, वहाँ ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया। तो जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है कि हमारी कंपनी डेटर से कितना पैसा जल्दी इकट्ठा कर रही है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज कलेक्शन पीरियड। वाइस वर्सा, इसी तरह एवरेज पेमेंट पीरियड भी होता है कि हम अपने क्रेडिटर को ऑन एन एवरेज कितने दिनों में पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज द एवरेज पेमेंट पीरियड। तो द यूजफुल इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, ये देखिए ये लिखा है क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, मतलब पैसा इकट्ठा करना, क्रेडिट देना मतलब क्रेडिट सेल करना। तो कैसे होगा ये? आपका डील करेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड से, ये डील करेगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड से। तो ऑप्शन नंबर बी, ओहो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी है बेटा। मैं यहां पर बहुत एरर हो गई, ऑप्शन नंबर बी, ए बी, ये हो गया सी, ये बी है तो ए बी। एक काम करते हैं, इसे बेटा कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं इसे ऐसे कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। बेटा जल्दबाजी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, आपसे से मैं माफ़ी चाहूँगा। आप देखिए आगे चलिए, आप आगे चलिए। द फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इंडिकेट फ्रॉम एक्सपीरियंस स्टॉक आउट एंड लॉस्ट सेल। ऐसी कौन सी इसमें रेशो है जो आपका स्टॉक और सेल्स को कोरिलेट करती है? तो आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज पेमेंट पीरियड तो होता है बेटा उसका जो आपको पेमेंट देनी होती है। एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है आपका कि आपने कितने टाइम में पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद क्विक रेशो आपको पता है वो लिक्विड रेशो होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसे देख लीजिए, हो सकता है बेटा ये पेपर में सवाल आ जाए आपका। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब चलिए आगे चलते हैं। एसके लिमिटेड एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 45 डेज टू इट्स कस्टमर, इट्स क्रेडिट कलेक्शन वुड बी कंसीडर्ड पुअर ऑफ इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज। अगर देखो बेटा, आपकी कंपनी ने कहा कि हम 45 दिन की उधारी देते हैं, अगर आप 45 दिन से पहले पैसे इकट्ठे कर लाओ तो आपकी एवरेज कलेक्शन पीरियड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी कंपनी में आपको इनाम मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेंगे। बट अगर आपको 45 दिन का टाइम दिया गया और आप 45 दिन से ज़्यादा टाइम लगा देते हो पैसे इकट्ठे करने में, तो इसका मतलब आपकी पुअर कलेक्शन पॉलिसी है। तो आपके आंसर देखिए, हमें लिखाना पुअर, तो आंसर क्या होना चाहिए? ये 45 है, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये क्या हुआ? ये बुरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आप देखिए ये, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर, filling the blanks are especially interested in the average payment period since it provide them with a sense of a bill paying pattern of the firm। देखिए मैंने ये डिस्कस कर लिया
कि एवरेज पेमेंट पीरियड किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए होता है, नहीं होता, स्टॉक होल्डर के लिए होता है, नहीं होता, लेंडर एंड सप्लायर, जो आपको माल बेचते हैं, लेंडर, जो शॉर्ट टर्म लेंडर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, वो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड कलेक्ट करते हैं कि आप कितनी जल्दी हमें पेमेंट दे देंगे। तो आप ये देखिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी हो गया आपका। चलिए इसके बाद चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द फॉलोइंग फिलिंग द ब्लैंक रेशियो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है, जिसमें हमारी रेशियो आती है डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो लॉन्ग रन के लिए आपकी कौन सी रेशियो हो गई, सॉल्वेंसी हो गई, देन ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बेटा, इसके साथ मेरी ये सीरीज भी खत्म हो गई रेशियो के। मैंने आपको कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो सीरीज नंबर 10 में एक नई अनदेखी लेके आएंगे। तब तक के लिए बेटा अलविदा, धन्यवाद बेटा।